देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम, जो कि हमारे पास पार्ट है, जो कि जिसकी पैथोलॉजी हमारे पास किससे स्टार्ट होती है? कॉर्टिसोल से। तो आज हमने पढ़ना है एडीए, जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। आज हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब इसकी पैथोलॉजीज आएंगी तो वह साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी हार्मोन पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके लिए जो चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उसकी रेगुलेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। और हाँ, ये जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है, उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी जो हम लोग पीछे जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, जब से एंडोक्राइन स्टार्ट हुआ है, हमने अपने हाइपोथैलेमस को नहीं छोड़ा। हमने हाइपोथैलेमस को पकड़ के ही रखा है। जो भी बन रहा है हाइपोथैलेमस से बन रहा है। अभी तक जितने भी मैंने आपको हार्मोन्स बताए थे, CRH बताया था मैंने आपको, GnRH बताया था, TRH बताया था, जितने भी हार्मोन मैंने आपको अभी तक बताए थे, वो सारे हाइपोथैलेमस से बन के, मतलब वो सिग्नल आता था एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी में वो चीज़ बनती थी और जहाँ पे जाके उसने वर्क करना है वो वहाँ जाके वर्क करती थी। लेकिन हमारा एंडोक्राइन है, उसमें दो ऐसे हार्मोन हैं जिनका सोर्स हाइपोथैलेमस होता है और वो बस जाके स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। इस ग्लैंड में बनते वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में ही हैं, ठीक है। ये कुछ सिग्नल नहीं होता, ये यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है और वो आके स्टोर हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे पिट्यूटरी, जो हमारे पास था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसमें सिर्फ स्टोर होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ दो हार्मोन्स आपने याद रखने हैं जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के सोर्स से बनते हैं और जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो क्या करते हैं? स्टोर होते हैं। तो सबसे पहला आपके पास है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे न्यूक्लियस हैं जो इनको बनाते हैं। तो हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं जिनका नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हमारे पास क्या बनाता है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और साथ ही उसके एक और जो हमारे पास पड़ा होता है न्यूक्लियस, जिसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वो हमारे पास क्या बताता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की नेक्स्ट बाद में फिजियोलॉजी आएगी। अभी सिर्फ हम ADH पे फोकस करते हैं। ये मैंने आपको बस वैसी जर्नली बताया, ठीक है। हमें सोर्स तो अच्छा, आपको इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, जिसको कहते हैं सैड बॉक्स। सैड बॉक्स का मतलब होता है, ऐसे आप ये कर लें, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और AD से आप ये याद रख लें कि वो एंटी डाययूरेटिक बनाता है। पॉक्स से आप ये याद कर लें, पैरावेंट्रिकुलर से न्यूक्लियस से हमारे पास ऑक्सीटोसिन बनता है, ठीक है। ये आपके लिए ईजी होगा। बाकी जैसे आपको इजीली लगे याद करना, आप उस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि इसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी रेगुलेशन क्या है, किन रीजंस की वजह से जो हमारा ADH है वो हमारी बॉडी में बनता है, कब उसको सिग्नल मिलता है कि आपने बनना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। जब भी हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जिससे हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। फ्यू रिसेप्टर्स जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक है। वो ऑस्मो रिसेप्टर ADH बनाते हैं। फिर ADH ज़्यादा होता है तो फिर हमारी ऑस्मोलैरिटी को वो ठीक करता है, ठीक है, करेक्ट करता है। ऑस्मोलैरिटी जब भी ब्लड की ज़्यादा होगी तो ADH बनेगा हमारे पास। ये जब भी ये सिग्नल जाएगा कि यार ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास कि कुछ करो, ठीक है, ADH को बनाओ, ADH को ज़्यादा करो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ऑस्मोलैरिटी ठीक हो। उसके बाद आपको एक और चीज़, चले मैं आप बच्चों को नहीं पता होता कि ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ब्लड की, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल वेज में समझा देती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इसको देखें, ग्लास ऑफ वाटर है, ये हमारे पास सिर्फ एक ग्लास समझ लें, या मैं आपको न्यू ड्रॉ करके दे देती हूँ, न्यू बना देती हूँ, लेकिन यहाँ पे फंक्शन आएगा। चलें यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? एक ग्लास है, ठीक है। ये एक ग्लास है, इसमें मैंने 50% क्या रखा? वाटर रखा। 50% मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रखे। ये एक ग्लास है, ये मैं आपको बता रही हूँ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड होती क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ग्लास है, मैंने 50% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, 50% वाटर डाल दिया।
अब मैं क्या करती हूँ कि इसी ग्लास में से मैं 30% वाटर को ड्रेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे रह गया वाटर 20% और इलेक्ट्रोलाइट्स 50%। मैंने सिर्फ वाटर ड्रेन किया। तो जब भी हमारे ब्लड में से वाटर की अमाउंट डिक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे के सेम रहेंगे, ठीक है, तो हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तब ADH बनता है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जब ब्लड में से वाटर लॉस होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब ब्लड में से वाटर लॉस होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, तो उस टाइम हमारे जो ब्लड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जब इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है तो फिर आप ADH ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, और वाटर डिक्रीज़, तो सिग्नल्स जाते हैं तो वो हमारे पास फिर क्या ADH बनाता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा हाइपोवोलीमिया हो गया। हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, वाटर कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे 20% वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट्स स्टिल 50% थे, तो वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, फिर ADH उसी के थ्रू इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास रीजंस थी। बनता कहाँ से है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, ठीक है, और ADH वहाँ से बनता है। उसके बाद आपने देखना है कि रेगुलेशन किन रीजंस की वजह से वो आगे बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड क्या होता है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन, तो हम इसका फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने एक नेफ्रॉन का पार्ट लेके बना लिया है। ये आपके पास इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये उसका डिस्टल पार्ट है। ये जो जा रही है ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर ये नीचे आ रही है तो डिस्टल कोलेक्टेड डक्ट है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी ब्लड की इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि वाटर कम हो रहा है और क्या हो रहा है, दूसरी नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है तब क्या होता है, तब सिग्नल जाता है ऑस्मो रिसेप्टर के पास कि यार उसको कहो कि ADH बनाए और बाहर फेंके, हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो अब कैसे वो पकड़ेगा ब्लड वाटर को, ADH कैसे वो बाहर फेंकेगा नेफ्रॉन से, यहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ें याद करने के लिए इसका ये फंक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास नेफ्रॉन का एंड वाला पार्ट होता है, डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट, इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, जिन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं V2 रिसेप्टर्स, ठीक है। V2 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ADH आएगा, ठीक है, ADH ने आना है, इन V2 रिसेप्टर्स को पकड़ना है या इधर सिग्नल देना है और यहाँ से जो नेफ्रॉन से वाटर गुजर रहा होगा, ठीक है, जो नेफ्रॉन में से H2O गुजर रहा होगा उसे पकड़ के ब्लड में कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल में समझा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डिस्टल पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, V2 रिसेप्टर, ADH आया, ADH ने इस रिसेप्टर पे काम किया, इस रिसेप्टर से ADH ने काम किया तो इधर से वाटर, इस एंड से वाटर गुजर रहा होगा, ठीक है। इसने वाटर को कैच किया, पकड़ा और नेफ्रॉन से हमारे पास ब्लड में फेंक दिया। तो इस तरह वो उसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखेगा। किस तरह रखेगा मैं फिर समझा देती हूँ। ये नेफ्रॉन है, ये इसके पार्ट्स हैं, डिस्टल एंड जो डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब होगी, जो एंड वाली डक्ट होगी, उसमें हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे जिन्हें ADH रिसेप्टर कहते हैं, V2 रिसेप्टर कहते हैं। ये ADH आएगा, इस V2 पे काम करेगा, ये ब्लड को पकड़ेगा और यहाँ से नेफ्रॉन से बाहर निकाल देगा ब्लड में। तो इस तरह ADH का काम था ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। अब बात आती है कि यार यहाँ से कैसे निकल सकता है, ये V2 रिसेप्टर में से कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास V2 रिसेप्टर है, ये हमारे पास कुछ उस नेफ्रॉन में प्रोटीन्स पड़ी हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्वा प्रोटीन, ठीक है। ये एक्वा प्रोटीन जैसे ही यहाँ पे जो ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं, एक्वा प्रोटीन्स, जैसे ही ADH ने सिग्नल दिया V2 को, इस V2 ने जाके एक्वा प्रोटीन को पकड़ के अपने साथ यहाँ लगा लिया और जो वाटर आ रहा होगा उससे ऐसे बाहर निकाल के ब्लड में डाल दिया। समझ आ गई कि
ये आपने बस इतना याद रखना है कि किसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। वो हमारे पास चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स चैनल, जिन्हें हम एक्वा प्रोटीन कहते हैं। एक्वा प्रोटीन को ये V2 रिसेप्टर सिग्नल देगा कि हाँ भाई चलो घर आओ अपने, इधर आओगा, इधर आएगा, इधर से फिर ब्लड वाटर निकल के ब्लड की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये इसकी एक तरह से आप कह लें एग्जाम्पल थी, ठीक है। किस तरह ये फंक्शन करता है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को कैसे ठीक करता है, ठीक है। ADH कहाँ जाके काम करता है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ठीक होती है। वो डिस्टल पे V2 रिसेप्टर्स पे काम करता है, वहाँ पे हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होती हैं, उन चैनल प्रोटीन्स को हम एक्वा प्रोटीन्स कहते हैं, उसके थ्रू वाटर बाहर निकल आता है। अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ पैथोलॉजीज़ भी हैं, लाइक जब हमारी बॉडी में ADH या तो बनता ही नहीं है, या ADH अगर हो तो वो वर्क नहीं करता, लाइक बहुत कम वर्क करता है, तो उस टाइम जो हमारे पास डायबिटीज़ आती है वो डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है जब हमारे पास ADH बनता ही नहीं है या ADH वर्क कम कर रहा होता है, तो उस टाइम हमारे पास जो डायबिटीज़ बनती है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि नेक्स्ट, एक मिनट जस्ट, तो ये हमारे पास फंक्शन था, फिजियोलॉजी थी, ये सारी चीज़ थी। इससे रिलेटेड पैथोलॉजी मैं इंशाल्लाह कल करवा दूँगी या फिर कुछ डेज़ तक। पहले मैं चाहती हार्मोन सारे हो जाए, उसके साथ साथ फिर बाद में उसकी पैथोलॉजीज़ होती जाए। तो नेक्स्ट का जो हमारा काम होगा वो प्रोलैक्टिन होगा, लाइक ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। तो ये कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये आपने बुक से देख लेना है, मैं आपको फर्स्ट एड की बुक से भी इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये आप देख लें एंटी डायबिटिक का, यहाँ पे भी ये छोटा सा लिखा हुआ है ADH का, और ये भी लिखा हुआ है ADH का। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।